थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस एंड एक्सप्रेशन हैं आज हमारे पास में, जिनको एक्चुअल में हिंदी से इंग्लिश में मिलान करके ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इन सिचुएशंस में क्या वर्ड्स यूज होंगे, कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है और ग्रामर साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, हर सेंटेंस को हम कम से कम 2-3 तरीके से बोलेंगे यहाँ पर। तो आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए कि ये छोटी छोटी बातें आप नेचुरल इंग्लिश में बोल पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाती है। तो मैंने 2,000 रुपए के 20 पैम्पलेट छपवाए। 2-3 तरीके से कह सकते हैं। देखिए, ये एक तरीके का पैसिव सेंटेंस है, राइट। मैंने 2,000 रुपए के 20 पैम्पलेट्स छपवाए। एक तरीके से हम इसको बनाते हैं और ग्रामर समझते हैं। आई गॉट 20 पैम्पलेट्स प्रिंटेड, यानी कि मैंने कोई काम करवाया। सो आई गॉट 20 पैम्पलेट्स प्रिंटेड फॉर 2,000 रुपीज। तो जब भी हम प्राइस की बात करते हैं तो फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक कॉमन एक्सप्रेशन है। अगला सेंटेंस देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और दोनों में फिर डिफरेंस समझिएगा। इसी चीज को आप कई बार लोगों को कहते हुए सुनेंगे, आई हैड 20 पैम्पलेट्स प्रिंटेड फॉर 2,000 रुपीज। गॉट तो अब कॉमन है, हम हिंदी के हिसाब से बोल देते आई गॉट 20 पैम्पलेट्स प्रिंटेड, यानी मैंने कोई काम करवाया। आई गॉट हिम टू डू दैट, मैंने उससे करवा दिया। या मेड कह देते हैं, आई मेड हिम डू दैट, राइट। मैं तीन थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, बोर मत होइएगा। देखिए, 3 तरीके से हम किसी भी बात को कह सकते हैं जब हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं। किसी से कुछ करवाया गया या आपने कोई काम करवाया, राइट। आप ऐसे कह सकते हैं, आई मेड हिम डांस, मैंने उससे डांस करवाया। गॉट वर्ड यूज करें, आई गॉट हिम टू डांस, मैंने उससे डांस करवाया। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैड हिम डांस एट द पार्टी, मैंने उससे डांस करवा लिया। तीनों तरीके से आप कह सकते हैं सेंटेंस को। बहुत बाल बराबर फर्क है। अगर इनमें डिफरेंशिएट ना भी करें तब भी आप इंटरचेंजेबली कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हेड वर्ड है वो जनरली हम ऐसी अवस्था में इस्तेमाल करते हैं जब हम ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी के द्वारा ना करवा करके वो काम हो जाने पे जब आप ज्यादा जोर दे रहे हैं तो आप हेड के साथ कह देते हैं। जैसे मैं ये कहूं, आई गॉट माई कार वॉश्ड, आई गॉट माई कार वॉश्ड, मैंने गाड़ी धुलवाई। तो यहां पर मैंने गाड़ी धुलवाना उस एक्शन की ज्यादा बात करी, राइट। आई हैड माई कार वॉश्ड, तो मैंने कार के धुले होने की ज्यादा बात कर दी। आई हैड माई कार वॉश्ड यस्टरडे, मैंने कल अपनी गाड़ी साफ करवा ली। आई होप समझ में आया होगा। तो जब आप हेड के साथ कोई भी वर्ड सेंटेंस कह रहे हैं तो आप उस काम को किसी और के द्वारा ना करवा करके उस काम के हो जाने पर ज्यादा जोर दे रहे होते हैं, राइट। सो आई हैड माई कार वॉश्ड यस्टरडे, मैंने कल अपनी गाड़ी धुलवा ली। सो आई हैड 20 पैम्पलेट्स प्रिंटेड फॉर 2,000 रुपीज, मैंने 2,000 रुपए के 20 पैम्पलेट बनवा लिए। उसके बाद में अब आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ के पैम्पलेट, हालांकि मैंने वो पहले रिवील कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ के पैम्पलेट्स। तो कई बार हम ना एक्सप्रेशन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आप सोच रहे होंगे किस चीज़ के पैम्पलेट, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें कंफ्यूजन रहता है। पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, कहाँ से शुरू करना है। देखिए, 3 तरीके से बोलेंगे और ग्रामर समझिएगा कितने तरीके से बदला जा सकता है सेंटेंस। एक कह सकते हैं, यू मस्ट बी वंडरिंग। यू मस्ट बी वंडरिंग यानी कि आप सोच रहे होंगे पैम्पलेट्स फॉर व्हाट। ये कॉमन एक्सप्रेशन है, इस तरीके से आगे बोल दिया गया कि यू मस्ट बी वंडरिंग पैम्पलेट्स फॉर व्हाट, राइट। आप सोच रहे होंगे किस चीज के पैम्पलेट, राइट। यू मस्ट बी वंडरिंग पैम्पलेट्स व्हाट फॉर, किस चीज के लिए, राइट। इस तरीके से आपने कह दिया। लेकिन आगे वाले 2 पोर्शंस को देखिएगा। सो नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई गॉट द पैम्पलेट्स प्रिंटेड फॉर। देखिए, इसमें मैंने क्या करा है, ये एक स्टेटमेंट के तरीके से कहा इस सेंटेंस को, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई गॉट द पैम्पलेट्स प्रिंटेड फॉर। आगे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने किस चीज के लिए पैम्पलेट्स प्रिंट कराए। सो यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई हैड द पैम्पलेट्स प्रिंटेड फॉर, राइट। मैंने किस चीज के लिए पैम्पलेट्स प्रिंट करवाए। इसी बात को थोड़ा सा क्वेश्चन के तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार हम हिंदी में भी कहते हैं, राइट। सो यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट डिड आई गेट द पैम्पलेट्स प्रिंटेड फॉर। आई होप समझ में आया होगा कि आप सोच रहे होंगे मैंने पैम्पलेट किस लिए छपवाए हैं। तो क्वेश्चन के लहजे में भी कई बार हम हिंदी में भी कहते हैं, भले हम क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाते नहीं हैं। तो क्वेश्चन के लहजे में भी आप इस चीज को कह सकते हैं। बस ये याद रखना है कि जब क्वेश्चन के लहजे में लिखें कि ऐसे मैं आपसे आपके मन के क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं बोलते समय, तो आप इनको इसमें इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे, यानी कि मैं आप ही की लाइन दोहरा रहा हूं। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क के साथ भी उस चीज को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके दिमाग में, और ये वाला जो है ये आप स्टेटमेंट डायरेक्ट कह रहे हैं, राइट। सो यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई गॉट द पैम्पलेट्स प्रिंटेड फॉर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस लहजे में आप सेंटेंस कहना चाह रहे हैं। तो होता क्या है ना, ये छोटे छोटे पोर्शंस इतने ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए हमारे। जब हम बातचीत करते हैं तो मिक्स बोलते हैं, कोई एक पास्ट का सेंटेंस होता है, कोई प्रेजेंट का, कोई फ्यूचर का, कोई क्वेश्चन उसमें मिक्स करके बोलते हैं। तो छोटे छोटे सेंटेंस को मास्टर करना होता है और फिर बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए उनको साथ में जोड़ना आना चाहिए। और जोड़ते समय मिक्स नहीं कर देना। मान के चलिए कि अगर मैं इसको यहां से क्या करूंगा,
लिखते बोलते समय तो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से केवल ये 2 कॉमा ये हटा दूं और ये हटा दूं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, राइट। तो बोलते समय भी भले हम लगा नहीं रहे ऐसे कॉमा और ये ऊपर वाला कॉमा बोल के नहीं कहते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो पोर्शन मैं बोल रहा हूँ वो किस लिए बोल रहा हूँ, इसके पीछे ग्रामर क्या है और लॉजिक क्या है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क समझ में आया होगा। सो यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई गॉट द पैम्पलेट्स प्रिंटेड फॉर, मैंने किस लिए पैम्पलेट छपवाए, राइट। या फिर यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट डिड आई गेट द पैम्पलेट्स प्रिंटेड फॉर, आप सोच रहे हो कि मैंने किस लिए पैम्पलेट प्रिंट करवाए हैं, राइट। अब देखिए अगले सेंटेंस को देखेगा, जैसे मैंने अपने इंस्टीट्यूट के पैम्पलेट छपवाए थे, जैसे आपने दीवारों पे लगे देखे होंगे, मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए 20 पैम्पलेट लगवाए। अब आप एक चीज पहले इस सेंटेंस को फील करो, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने एक्चुअल में अपने एक इंस्टीट्यूट के लिए पैम्पलेट छपवाए हैं, वैसे ही वाले जैसे आपने कई बार दीवारों पे लगे देखे होंगे, इतने बड़े बड़े लगे होते हैं, इससे तो थोड़े बड़े बनवाए मैंने, बड़े बड़े जो पैम्पलेट्स आपने चिपके देखे होंगे, तो वैसे इंस्टीट्यूट के लिए बनवाए। अब आप ये बोल के देखिए, मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए पैम्पलेट छपवाए थे जैसे आपने दीवारों पे लगे देखे होंगे, राइट। अब देखिए जैसे आपने देखे होंगे जो शब्द है, भाव समझिए, एक श्योरिटी के साथ भी कह सकता हूँ जरूर देखे होंगे, और एक है शायद आपने देखे हो, इस प्रकार से। तो दोनों तरीके से एक्सप्रेशन दे करके देखते हैं। आप कह सकते हैं आई गॉट पैम्पलेट प्रिंटेड फॉर माई इंस्टीट्यूट, आई गॉट पैम्पलेट्स प्रिंटेड फॉर माई इंस्टीट्यूट, द काइंड यू सी स्टक ऑन द वॉल्स एवरीवेयर। द काइंड यानी जिस प्रकार के, द काइंड यू सी स्टक ऑन द वॉल्स एवरीवेयर, जिस प्रकार के आप देखते हैं लगे हुए, राइट। सो आई गॉट द पैम्पलेट्स प्रिंटेड फॉर माई इंस्टीट्यूट, द काइंड यू ऑलवेज सी स्टक ऑन द वॉल्स एवरीवेयर, जो हमेशा आपको इधर उधर चिपके हुए दिख जाते हैं। एक तरीके से कहा बेसिक ग्रामर है, जो पोर्शन समझ नहीं आए, देखिए द काइंड के बाद ऑफ वगैरह हमने यहाँ लगाया नहीं है, क्योंकि मैंने जनरली जो हमारे साथ क्लासेस वगैरह करते हैं काइंड के बाद ऑफ ऑफ बोलने की आदत होती है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कह रहे हैं, राइट। सो द काइंड उस प्रकार के, यू सी स्टक ऑन द वॉल्स एवरीवेयर। रिपीट करेंगे ना तो ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो बोलते समय जरूरत पड़ती है और गलत हो जाती है, रिपीट कर लीजिएगा। अब दूसरे तरीके से कहता हूँ, थोड़ा इजी वर्जन है, राइट। जैसे कि आई गॉट द पैम्पलेट्स प्रिंटेड फॉर माई इंस्टीट्यूट, द काइंड यू माइट हैव सीन स्टक ऑन द वॉल्स एवरीवेयर, यू माइट हैव सीन स्टक ऑन द वॉल्स, यानी वो आपने चिपके हुए कहीं ना कहीं देखे होंगे। जब मैंने कहा यू माइट हैव सीन तो आपने जरूर देखे होंगे, और द काइंड यू सी स्टक ऑन द वॉल्स एवरीवेयर, जो आप चिपके हुए अक्सर देखते हैं। तो माइट लगा करके मैंने अंदाजा लगा करके, अंदाजे के भाव में कह रहा हूं मैं कि आपने देखे होंगे, यू माइट हैव सीन स्टक ऑन द वॉल्स, यानी कि जो आपने दीवारों पे चिपके देखे होंगे। आई होप समझ में आएगा दोनों भाव में क्या फर्क है, केवल भावना है। एक मैं मेच्योरिटी के साथ कह रहा हूँ जरूरी देखे होंगे आपने, वो चिपके ही रहते हैं, हर जगह होते हैं इंडिया में, राइट। और यहाँ पर जरूर आपने देखे होंगे, शायद कभी कभी आप निकलते हो तो। नाउ जैसे कि मुझे क्या पता था, पैम्पलेट छपवाना तो आसान है, लेकिन उन्हें लगवाना पहाड़ चढ़ने के बराबर है। एक्चुअल में वो छपवा तो लिए हैं, लेकिन उनको लगाना इतना मुश्किल पड़ रहा है, उसके लिए ना कोई लेबर मजदूर नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है, एक्सप्रेशन है आगे की स्टोरी में, बस 5-6 सेंटेंसेस हैं, पूरा देखिएगा, कोशिश करिएगा, टेस्ट करिएगा खुद की इंग्लिश को। जैसे कि मुझे आगे अभी इसमें ये कहने वाला हूं मैं कि मुझे क्या पता था कि छपवाने से ज़्यादा लगवाने में चार्ज लगेगा या पैसे लगेंगे। किसी भी मजदूर के पास जाता हूं, वो उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा है जितने पैसे मुझे छपवाने में लगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी नहीं छपवाता। अब वो घर में पड़े हैं, और जितनी बार भी मेरी नज़र उन पर पड़ती है तो मेरे मन में सवाल उठता है या ख्याल आने लगते हैं, यार इन 2000 रुपये का मैं ये कर लेता या फिर ये कर लेता, राइट। तो ये एक्सप्रेशन, ये छोटी सी बात हमको कहनी है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को कहने के लिए इससे छोटे छोटे पोर्शंस बनाने आने चाहिए। देखिए आप सिंपल कहिए, मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो। ये एक अपने आप एक एक्सप्रेशन है, मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो, राइट। कॉमन एक्सप्रेशन है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मुझे क्या पता था, उसे क्या पता था, लिटिल डिड ही नो, उसे क्या पता था, लिटिल डिड ही नो ही वाज गोइंग टू सफर अ बिग लॉस, उसे क्या पता था उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो लिटिल डिड ही नो ही वाज गोइंग टू सफर अ बिग लॉस, राइट। अब स्ट्रेट कर दीजिए, आई डिडंट नो, मुझे पता ही नहीं था, आई डिडंट नो कर दिया। और लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, गेटिंग देम प्रिंटेड वाज इजी, getting them printed was easy part, but putting them up was a whole different story. Putting them up on the walls was whole different story. ये थोड़ा idiomatically यहाँ पर बना करके कहा गया है। अब थोड़ा easy शब्दों में कहते हैं, जैसे कि आप क्या करके देखिए, I didn't know, मुझे नहीं पता था, I didn't know that getting them printed was easy, but putting them on the walls was going to be very difficult. Was going to be very difficult. या फिर अब जैसे यहां पर हमने ऊपर एक एक्सप्रेशन कहा है ना, पहाड़ चढ़ने के बराबर है। सो आई डिडंट नो पुटिंग देम ऑन द वॉल्स वाज गोइंग टू बी लाइक क्लाइंबिंग
द माउंटेन, क्लाइंबिंग द माउंटेन जो है वो भी एक कॉमन एक्सप्रेशन है। सो इट्स लाइक क्लाइंबिंग द माउंटेन। मुझे क्या पता था इट वॉज गोइंग टू बी लाइक क्लाइंबिंग द माउंटेन, मुझे क्या पता था पहाड़ चढ़ने के बराबर होगा पुटिंग देम ऑन द वॉल्स, उनको दीवार पर लगाना। अब हम कई बार यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं पुट देम, कई बार यूज कर रहे हैं स्टिक देम। स्टिक का मतलब हो गया लिटरली चिपकाना, और जबकि हम चिपकाना हिंदी में भी नहीं कहते हैं ना, वो अजीब सा लग जाता है थोड़ा टेक्निकल, तो हम कहते हैं लगाना। तो ये इंटरचेंजेबली हर भाषाओं में चलते हैं वर्ड्स। जैसे मैंने सोचा था केवल 20 रिपीट किया ना आपने मेरे साथ, एक बार रिपीट करिए। आई डिडंट नो दैट गेटिंग देम प्रिंटेड वाज इजी, but putting them on the wall was going to be harder than climbing the wall. Climbing the mountain was going to be harder than climbing the mountain. उससे भी ज्यादा, पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। I didn't know that, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने सोचा था केवल 20 पैम्पलेट है, किसी मजदूर को पकड़ के 2 घंटे में लगवा लूंगा। जब मैं छपवाने गया, when I went to get them printed, जब मैं when I went there to get them printed, मैं प्रिंट करवाने के लिए गया, मैंने सोचा था कि केवल 20 पैम्पलेट हैं, किसी मजदूर को पकड़ के 2 घंटे में लगवा लूंगा। लॉजिक है, विल की जगह वुड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सोचा था कुछ कर लूंगा, पास्ट में सोचा आगे कुछ करने के बारे में। सो आई थॉट दे वर जस्ट 20 पैम्पलेट्स, आई थॉट दे वर जस्ट 20 पैम्पलेट, सो आई वुड हायर। वुड पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने पास्ट में सोचा था कुछ कर लूंगा, तो इस कंडीशन में विल की जगह वुड इस्तेमाल कर देते हैं। सो आई थॉट दे वर जस्ट 20 पैम्पलेट, सो आई वुड हायर वर्कर, आई वुड हायर अ लेबरर, राइट, लेबरर भी कह सकते हैं, वर्कर भी कह सकते हैं। आई वुड हायर अ वर्कर एंड दे वुड स्टिक देम अप ऑन द वॉल्स विद इन 2 आवर्स। दे पता है यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, कई बार रिपीट कर चुके हैं। सिंगल व्यक्ति के लिए भी दे इस्तेमाल हो जाता है जब हम किसी के जेंडर के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर ऐसे कहूँ कि आई वुड हायर अ वर्कर एंड ही वुड स्टिक देम ऑन द वॉल्स विद इन 2 आवर्स। ही जनरली हमारे यहाँ पर जो वर्कर है वो मेल होते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं लोग, राइट। तो ही भी कह सकते हैं, लेकिन दे कहना काफी ज्यादा कॉमन है। कोई ऐसी कंडीशन जहां पे आप किसी के जेंडर के बारे में नहीं जानते हैं। सो आई थॉट दे वर जस्ट 20 पैम्पलेट, सो आई वुड हायर अ वर्कर एंड दे वुड स्टिक देम ऑन द वॉल्स विद इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर वो चिपका देंगे। ये सब कुछ मैंने सोचा। जब मैंने मजदूर से बात करी तो मुझे पता चला। अब देखिए, मुझे पता चला कितना कॉमन एक्सप्रेशन है, कम से कम 6 तरीके से कहते हैं इस बात को, ग्रामर देखिएगा। सो बट व्हेन आई टॉक टू अ वर्कर आई रियलाइज समथिंग शॉकिंग। ये थोड़ा एक्सप्रेशन दे दिया मैंने, when I talk to the worker I realized, इतना कह दीजिए। उसके बाद मुझे पता चला, when I talk to the worker I realized। कॉमा लगा के कुछ भी मैंने देन वगैरह कुछ नहीं लगाया, लेकिन जो माइंड में आ रहा है हिंदी के हिसाब से, जब बात करी तब पता चला, तो देन भी कह सकते हैं। when I talk to the worker then I realize। तो दोनों तरीके से कहा जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो अगर आप देन कह रहे हैं तब भी ठीक है, और देन नहीं कह रहे हैं तब भी आपका सेंटेंस ठीक है। when I met him then I realized, तब मुझे पता चला, या फिर when I met him I realized, मिलने के बाद मुझे पता चला। अब देखिए और चीजें, जब मुझे पता चला, इसी बात को और भी कई तरीके से कह सकते हैं। आफ्टर टॉकिंग टू द वर्कर आई रियलाइज, वर्कर से बात करने के बाद आई रियलाइज, आफ्टर टॉकिंग टू द वर्कर आई गॉट टू नो। आई गॉट टू नो भी कह सकते हैं, आफ्टर टॉकिंग टू द वर्कर्स आई गॉट टू नो, उसके बाद मुझे पता चला, या फिर आफ्टर टॉकिंग टू द वर्कर्स आई फाउंड आउट। आई गॉट टू नो, आई फाउंड आउट, और मैं आगे का भी लिख देता हूं, मुझे पता क्या चला। फिर मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सेंटेंस सुनने में आपको समझ में आ जाएगा। जितने पैसे पैम्पलेट छपवाने में नहीं लगते, उससे दुगने पैसे दीवारों पे लगवाने में लगता है। यानी कि आफ्टर टॉकिंग टू द वर्कर्स आई फाउंड आउट, कि जितने पैसे पैम्पलेट छपवाने में नहीं लगते, उससे दुगने पैसे दीवारों पे लगवाने में लगते हैं। अब ये जितने पैसे वाला जो एक्सप्रेशन है, एक्चुअल में हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर नहीं सकते। 2-3 बार ना इस प्रकार का सेंटेंस आप बनाएंगे मेरे साथ, ऑटोमेटिकली वो स्ट्रक्चर याद आ जाया करेगा। अच्छा ये कंडीशन है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। आप कह दीजिए कॉस्ट ऑफ पुटिंग देम अप, cost of putting them up on walls is double what it costs to print them। यानी कि डबल प्राइस की जब बात कर रहे हैं, दोगुने लगते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ पुटिंग देम अप ऑन वॉल्स इज डबल व्हाट इट कॉस्ट टू प्रिंट देम। यानी कि जितना प्रिंट करने में लगता है उससे ज्यादा। और थोड़ा मैं इजी करके लिखता हूं इसको, और ग्रामर समझ में आएगा। सो जितने पैसे पैम्पलेट छपवाने में नहीं लगते, उससे दुगने उन्हें दीवारों पे लगवाने में लगते हैं। आप कह दीजिए द कॉस्ट ऑफ पुटिंग देम। अब देखिए यहाँ पर अब हम वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं ना बार बार, कंपलसरी नहीं है, बस थोड़ा कंसाइजली बोलने के लिए कह रहे हैं। आप हटा के बोल करके देखिए, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग देम ऑन द वॉल्स इज डबल द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग देम। यानी कि डबल क्या है, किस चीज का डबल है, प्रिंटिंग का डबल है, ये वाली कॉस्टिंग। सो द कॉस्ट ऑफ पुटिंग देम ऑन वॉल्स, कॉस्ट ऑफ पुटिंग देम ऑन द वॉल्स इज डबल द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग देम। यानी कि उनको प्रिंट कराने की कॉस्ट का डबल है उनको दीवार पर लगवाना। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कोई ना ग्रामर तो है नहीं,
बस स्ट्रक्चर ही है, वर्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि जैसे एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, आप बोलने की कोशिश करिएगा कि ताजमहल पहुंचने में इतने पैसे नहीं लगते जितने पैसे का वहां टिकट आता है। शब्दों को भूल जाइए, आप डबल होने की बात कर रहे हैं या ज्यादा होने की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा इतने पैसे नहीं लगते जितने का टिकट आता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम डबल ना कह करके मोर देन इस्तेमाल करेंगे। हिंट दे देता हूं मैं आपको, बनाएंगे आप ही सेंटेंस, ठीक है, कि ताजमहल पहुंचने में इतने पैसे नहीं लगते जितने का टिकट आता है। तो इसमें आप क्या कह रहे हैं कि टिकट महंगा है, राइट। तो मोर और देन को लेकर के इस स्ट्रक्चर को आपको कंपेयर करना है, बनाना है। सो ताजमहल पहुंचने में इतने पैसे नहीं लगते हमारे यहाँ से, राइट, जितने का वहां पहुंच के टिकट खरीदना पड़ जाता है। तो आप डबल पैसे होने की बात कर रहे हैं। टेक ए पॉज और कमेंट सेक्शन में लिखेगा। तब तक एक छोटा सा प्रवचन 1 मिनट का है, स्किप मत करिएगा इस पार्ट को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 450 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेज अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है। देखिए, लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक रियल टाइम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, पता ही नहीं चल पाता है कि हमें कितनी इंग्लिश आती है, कितना हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, कितना क्विकली रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, सेंटेंस वर्ड्स याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अकेले जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से सेंटेंस सोच के ट्रांसलेट करते रहते हैं। तो वहां पर आप आएंगे, चैटिंग करिए, फोन पे बात करिए, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, वहां पे पूरा दिन डिबेट्स वगैरह चलते रहते हैं। तो वहां पर जब आप आकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और जो भी चीज ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन सुनेंगे वो एक्चुअल में याद रहती है, याद रहता है उस बंदे ने इस सिचुएशन में ये वाली बात कही थी यार, राइट। और उसके बाद में फिर जब चाहे जितनी चाहे हाँ प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के बाद 2 बार हमारी दिन में लाइव क्लासेस होती हैं, एक दोपहर को, एक शाम को, राइट। तो टाइम आपके पास में है तो दोनों अटेंड कर सकते हैं, टाइम कम है तो कोई एक सेशन अटेंड करिए, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। तो प्रैक्टिस के दौरान कुछ सिचुएशंस आती हैं जहाँ सेंटेंस नहीं बना या कोई सेंटेंस बनाया, वो समझ कंफ्यूजन है कि यार ग्रामर मैंने जो यूज करी है सही है या गलत है, तो लाइव सेशन में आइए, डाउट क्लियर करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे प्रैक्टिस प्लस लर्निंग दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी बहुत ही मिनिमल अमाउंट में। बहुत कम पैसा चार्ज करते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा, राइट। आदत में डालना पड़ेगा। समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपको इंग्लिश तो समझ में आती है, लेकिन बोलने की आदत डालनी है तो आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ बोलने की आज़ादी है, गलत बोलने की आज़ादी है। किसी को बोलते सुन रहे हैं, पूछ सकते हैं कि आप इस सेंटेंस को ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप अगर बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति को पता चलता है आपका सेंटेंस गलत है, वहीं टोक देते हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है हमारी, राइट। सो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आगे चलते हैं। जैसे कि अगर मुझे पता होता तो मैं पैम्पलेट छपवाने में कभी पैसे खर्च नहीं करता। जैसे कि द कॉस्ट ऑफ पुटिंग देम अप ऑन द वॉल्स इज डबल द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग देम इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग देम, यानी कि द कॉस्ट ऑफ पुटिंग देम ऑन द वॉल्स इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग देम। उनको प्रिंट करने का कॉस्ट से डबल है लगाना। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पैम्पलेट छपवाने में कभी पैसे खर्च नहीं करता, अगर मुझे पता होता, राइट। अगर इसी यहाँ पे वही दोनों एक्सप्रेशन आ सकते हैं, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं, अगर मुझे पता होता। सो इफ आई हैड नोन। यहाँ पर एक चीज देखिएगा लॉजिकली, इफ आई नो क्यों नहीं कह रहे हैं, बिकॉज ये इस प्रकार का कंडीशन है, एक कंडीशनल सेंटेंस है, राइट। अगर मुझे पता होता तो मैं पैसे कभी खर्च नहीं करता। इफ आई नो जो है ना, वो हम जनरल स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। इफ आई हैड नोन बता रहे हैं आपकी पास्ट में अगर ऐसी अवस्था ट्रू होती है तो ये वाली भी ट्रू होती या नहीं होती, राइट। सो इफ आई हैड नोन दिस बिफोर हैंड, बिफोर हैंड मतलब होता है एडवांस में या पहले से। आप ऐसे भी कह सकते हैं इफ आई हैड नोन दिस बिफोर, अगर मुझे पहले ये पता होता, आई वुड हैव नेवर स्पेंट मनी ऑन प्रिंटिंग दोज पैम्पलेट्स, मैंने कभी भी पैसे खर्च नहीं करे होते उनको प्रिंट कराने में। ऑन गेटिंग देम प्रिंटेड, देखिए यहाँ पे मैं बार बार कहता चला जा रहा हूँ, ऑन प्रिंटिंग दोज पैम्पलेट्स, राइट। भले मैंने डायरेक्ट प्रिंट नहीं करे हैं, तो कॉन्वर्सेशन के दौरान बहुत सारी चीजें अलग तरीके से बोली जाती है, राइट। पूरा का पूरा हिंदी से वो ग्रामर का मिलान नहीं किया जाता कि प्रिंट खुद तो करे नहीं थे, तो आई वुड हैव नेवर स्पेंड मनी ऑन गेटिंग देम प्रिंटेड कह देंगे तब भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसे अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो भी वो बहुत अच्छा कह रहा है, हमें ये नहीं कह देना है कि गलत कह रहा है, राइट। तो ये किस प्रकार से कितनी ग्रामर लगानी है, कितनी ओमिट की जा सकती है, ये रियल टाइम में बातें करते हैं तभी पता चलता है। जैसे कि खैर जो हुआ सो हुआ, अब काफी कॉमन एक्सप्रेशन है, 2 तरीके से कह देते हैं, दो और भी कम से कम 20 तरीके से कह सकते हैं। एनीवे व्हाट्स डन इज डन, जो हुआ सो हुआ, या फिर कह सकते हैं व्हाट हैपेंड हैपेंड, राइट। अब इसमें थोड़ी सी ग्रामर लगा दो, अब कोई जरूरी थोड़ी रूल थोड़ी है, यूपीएससी का क्वेश्चन आंसर नहीं है ना कि कॉमा नहीं लगाया तो मार्क कट जाएगा। आप कह सकते हैं व्हाट एवर हैपेंड हैज हैपेंड, जो हुआ हो चुका, राइट। हैज लगा दीजिए, व्हाट एवर हैपेंड हैज हैपेंड, हो चुका है।
वट एवर हैपन कह दीजिए, व्हाट्स डन इज डन, ये कॉमन एक्सप्रेशन है। अब ये मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर समय मेरा इन्हीं बातों में बीतता है। मैंने ये तीनों एक्सप्रेशन नेटिव इंग्लिश स्पीकर से सुने हैं, तो वट एवर हैपन हैज़ हैपन भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा वो उस भाव में कहना चाह रहा है। एंड द सेंटेंस इज टेक्निकली करेक्ट, बस टेक्निकली पोर्शन करेक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है, रूल्स नहीं होते बहुत ज़्यादा। अब ये घर में बेकार पड़े और जब भी इन पर नज़र पड़ती है तो दिमाग खराब होता है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है इस लहजे में सेंटेंस। दिमाग खराब हो जाता है जब भी इन पे नज़र पड़ती है, दिमाग खराब होता है। अब भाव समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ड्राइव्स मी क्रेजी, वो एक्सप्रेशन याद आने चाहिए कि अवस्था क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। सो घर में बेकार पड़े हुए हैं, सो दे आर जस्ट लाइंग अराउंड एट होम। यहाँ पर अराउंड का मतलब इधर उधर नहीं, दे आर लाइंग अराउंड एट होम यानी कि साइड पे पड़े हुए हैं, राइट, ये वर्ड्स हैं। सो दे आर जस्ट लाइंग अराउंड एट होम, कंप्लीटली यूजलेस, बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं। सो एवरी टाइम आई लुक एट देम इट फ्रस्ट्रेट्स मी, इट फ्रस्ट्रेट्स मी। देखिए एवरी टाइम आई लुक एट देम अलग हो गया, जितनी बार भी उनको देखता हूं, उनको देखना, इट फ्रस्ट्रेट्स मी अलग तरीके से इट के साथ बोला जाएगा। ये छोटी सी चीजें नोट करनी है, मैं थोड़ा इजी करके लिखता हूं और समझ में आएगा। देखिए आप ऐसे कह दीजिए, नाउ दे आर लाइंग इन द कॉर्नर एट होम। अब क्लियर हुआ, दे आर लाइंग अराउंड एट होम भी कह सकते हैं, दे आर लाइंग इन द कॉर्नर एट होम एंड एवरी टाइम माई आईज फॉल ऑन देम, जितनी बार भी मेरी नजर उस पर पड़ती है, एवरी टाइम माई आईज फॉल ऑन देम इट ड्राइव्स मी क्रेजी। तो देखिए दोनों में हम अलग तरीके से ये पोर्शन बना रहे हैं। इट ड्राइव्स मी क्रेजी, इट फ्रस्ट्रेट्स मी, यानी वो अवस्था की बात कर रहा हूँ। वो अवस्था जब होती है व्हेन माई आईज फॉल ऑन देम इट ड्राइव्स मी क्रेजी, मेरे को बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। अब देखिए ड्राइव्स मी क्रेजी, इट फ्रस्ट्रेट्स मी, राइट। नाउ जब भी इन्हें देखता हूं तो दिमाग में ख्याल आता है कि इन 2000 रुपये में मैं क्या क्या कर सकता था, दैट आई स्पेंड ऑन प्रिंटिंग देम, जो मैंने उनको प्रिंट कराने में खर्च कर दिए। जब भी इन्हें देखता हूं तो दिमाग में ख्याल आने लगते हैं कि इन 2000 रुपये में मैं क्या क्या कर सकता था। तो एवरी टाइम आई लुक एट दोज पैम्पलेट्स, एवरी टाइम आई लुक एट दोज पैम्पलेट्स, कई बार हमने दोज कहा है, कई बार हमने देम कहा है, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, राइट। सो एवरी टाइम आई लुक एट देम, जितनी बार भी मैं देखता हूँ। इंटरचेंजेबली कॉन्वर्सेशन में चलते हैं, लेकिन ये टेक्निकली दोज कह दिया जाता है, हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं और जो पड़ी हुई हैं चीज़ें, चीज़ों की, वस्तुओं के लिए दोज कह देना, दैट कह देना ज़्यादा कॉमन है, रूल नहीं है, इंटरचेंजेबली यूज होता है। सो एवरी टाइम आई लुक एट दोज पैम्पलेट्स आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, स्ट्रक्चर देखिएगा, आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स आई कुड हैव डन विद दोज 2000 रुपीज। इंस्टेड मैंने लास्ट में इसलिए लगा दिया है वो ना करके, उसके बजाय कुछ और, इसलिए वो इंस्टेड लगा के एम्फेसाइज कर दिया कि एवरी टाइम आई लुक एट दोज पैम्पलेट्स आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, हर चीज का ख्याल आने लग जाता है, आई कुड हैव डन विद दोज 2000 रुपीज इंस्टेड। इंस्टेड अलग है, ये इंस्टेड लगा के मैं ध्यान ले गया दोबारा से उन पैम्पलेट्स की बात पर कि उसके बदले में ये सारा का सारा याद आता है मेरे को। और कुड हैव डन पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई काम किया जा सकता था, मिस हो गया, नहीं किया गया, तो वो है ही 45 हैं ही ग्रामर के रूल्स, राइट। वो एक ही सेंटेंस में उसी में से 4-5 जल्दी से उठा के लगाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इस प्रकार के सेंटेंस में बैठ जाते हैं। इस सेशन के बारे में आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, इनसे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलती है या नहीं मिलती, और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय।